बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका मई जून 2017 का पेपर 2 करेंगे। और पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ प्ले लिस्ट में जाके अगर आप देखेंगे तो कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर से लेके 2018 तक जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सब आपको पेपर 2 स्पेशली जो है वो आपको वहाँ पर सॉल्व किया हुआ मिलेगा। तो उसकी वीडियोस मौजूद हैं, बाकायदा उसके फ़ोल्डर्स हैं। किसी भी फ़ोल्डर में जाकर देखें तो उस फोल्डर में विंटर समर प्रॉपरली जो है वो अरेंज हैं। उसके अलावा भी इर्रिकवरेबल डेट्स हो गया या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग हो गई और डिफरेंट किस्म के वो लेवल से रिलेटेड बहुत रिसोर्स जो है वो वीडियो फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। और वो रिकॉर्ड कराया है मैंने सिर्फ इसलिए कि आपकी ओ लेवल अकाउंटिंग जो है वो आसान हो और आप क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स के साथ जो है वो A+ जो है एग्ज़ाम्स के अंदर लें। तो वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं 2017। और 2017 में जो टर्म है हमारी, जिसको हम लेके चल रहे हैं, वो है मई जून 2017। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नॉर परचेजेस गुड्स फ्रॉम एडम, के नॉर जो है उसने अशिया वो ख़रीदती है फ्रॉम एडम से। ऑन 1 अप्रैल नॉर ओड एडम $1,500 के नॉर जो है उसे पैसे देने हैं। एडम को मकरूज़ है वो कि एडम से जो उसने माल ख़रीदा था उसके $1,500 उसको पे करने हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आकर्ड इन अप्रैल 2017। अप्रैल के महीने में ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो हुई हैं। ट्रांजेक्शन्स क्या हुई हैं कि एडम सोल्ड गुड्स टू नॉर ऑन क्रेडिट, कि एडम ने जो है माल बेचा नॉर को ऑन क्रेडिट के ऊपर। लिस्ट प्राइस $1,200 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, और उसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस हुआ। देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो है नॉर्मली बिज़नेस टू बिज़नेस, जैसे हम कहते हैं कि एक बिज़नेस से अगर होलसेल और रिटेल की अगर आप बात करें तो होलसेल क्या होता है कि वो बल्क में माल बेचते हैं। जब वो बल्क में माल बेचते हैं, रिटेलर्स को बेचते हैं या कोई इंडिविजुअल कस्टमर्स अगर आते हैं और वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर माल लेना हो तो उन्हें डिस्काउंट मिलता है। उस डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट किताबों के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, ये लिस्ट प्राइस के ऊपर होता है। जैसे ये लिस्ट प्राइस आप देख रहे होंगे, तो लिस्ट प्राइस पे जब ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला तो अकाउंटिंग के अंदर जो इनवाइस जब बनेगी, अगर जैसे एडम ने माल बेचा है नॉर को, तो जब वो इनवाइस बनाएगा तो इनवाइस $1200 लिखेगा ज़रूर, लेकिन इस $1200 में से ये जो 20% जो है वो निकालेगा, वो 240 बनते हैं, माइनस करेगा। तो 1200 में से 20% जब वो माइनस करेगा तो 960 यानी 1200 का 20% जो है 240 जब आता है तो उसमें माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो अपने पास वो रिकॉर्ड करेगा अकाउंटिंग के अंदर। और ये जो इनवाइस है इसके ऊपर से लेस करके वो ट्रेड डिस्काउंट को इनवाइस पे शो करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप अपने जहन के अंदर रखें कि ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो सिर्फ इनवाइस के ऊपर शो करने के लिए आता है। और जब भी ट्रेड डिस्काउंट आपको इस तरीके से तो आप माइनस करके एंट्री पास करें। अगर हम नॉर के अकाउंटेंट हैं, देखें मांगता क्या है, कहता है प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ एडम इन द लेजर ऑफ नॉर, के नॉर की किताबों में आप एडम का अकाउंट बनाइए। तो एक्चुअली यू आर द अकाउंटेंट ऑफ नॉर, कि आप नॉर के अकाउंटेंट हैं। तो एडम ने माल ज़रूर बेचा, लेकिन एक्चुअली आप अकाउंटेंट नॉर के हैं, क्योंकि नॉर की किताबों में एडम का अकाउंट आपको बनाना है। तो इसलिए आप अपने पास क्या एंट्री पास करेंगे, इसकी एंट्री पास ये करेंगे कि परचेजेस को आप डेबिट कर देंगे और अकाउंट्स पेएबल एडम ये आप कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 960 से। ये 960 कहाँ से आया कि ये 1200 का 20% जब आपने निकाला तो 240 बनता है, यानी 1200 का 20% 240 और 1200 में से माइनस करते हैं 240 तो फिर ये 960 आ जाएगा। तो ये 960 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर आया। तो पहली एंट्री आपके पास, ये एंट्री आप ना करें, लेकिन जैसे मैं आपको वर्किंग में बता रहा हूँ कि आप अगर इसको ना भी करें एंट्री को, तो ये एंट्री जब तक आपको नहीं आती उस वक्त तक आप लेजर बना ही नहीं सकते, क्योंकि लेजर के अंदर भी डेबिट क्रेडिट होता है।
तो जर्नल एंट्री का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जर्नल एंट्री एक्चुअली होगी क्या, डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो परचेजेस डेबिट हो गई हैं और अकाउंट्स पेबल एडम का क्रेडिट हो गया 960 से। नॉन रिटर्न गुड्स परचेज्ड ऑन 9 अप्रैल को जो माल खरीदा था जिसकी लिस्ट प्राइस थी $100, तो लिस्ट प्राइस का जब भी लफ्ज़ आए तो ट्रेड डिस्काउंट इसके अंदर शामिल है। तो उसने रिटर्न कर दिया 100, तो 100 का अगर आप 20% निकालें लिस्ट प्राइस तो 100 का क्या आ जाएगा, $20 आ गया। तो 100 में से 20 को माइनस कर दें तो $80। इसका मकसद है एंट्री क्या पास होगी, अकाउंट्स पेएबल एडम का डेबिट हो जाएगा $80 से और परचेजेस रिटर्न जो है वो क्रेडिट हो जाएगी $80 से। तो ये जर्नल एंट्री पास होगी। इसमें सिर्फ लिस्ट प्राइस का कंसेप्ट वो आपका चेक करना चाहता है कि आर यू क्लियर अबाउट हाउ टू ट्रीट आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की ट्रीटमेंट उसने आपको चेक करी है। नॉर पेड बाय चेक द बैलेंस ऑन हर अकाउंट एट 1 अप्रैल एंड वॉज अलाउड 3% कैश डिस्काउंट। के नॉर ने चेक के ज़रिए पेमेंट कर दी जो 1 अप्रैल को उसका अकाउंट का बैलेंस था एंड वॉज अलाउड, और उसको मिल गया कैश डिस्काउंट 3% के पेमेंट, क्योंकि उसने जल्दी करी है या जो भी इनकी क्रेडिट टर्म्स थी उसके अंदर रहते हुए पेमेंट कर दी कि जितनी दिनों में देना चाहिए थी, तो इसको 3% कैश डिस्काउंट मिला। ये कैश डिस्काउंट जो है ये किताबों के अंदर रिकॉर्ड होता है। ये एक के लिए एक्सपेंस बनता है, दूसरे के लिए इनकम बनती है। एडम जो है उसके लिए ये एक्सपेंस होगा और लेकिन हमारे लिए, हम नॉर के अकाउंटेंट है तो हमें ये इनकम है, हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड जिसे हम कहते हैं। तो 9 अप्रैल को 1 अप्रैल को जो था, ये 1 अप्रैल को बैलेंस $1,500 था। $1,500 का 3% कैश डिस्काउंट कितना बनता है, अगर आप निकालें तो 1,500 का 3% कैश डिस्काउंट कितना बनेगा, 1,500 3% आप निकाल लें, ये 45 बनता है। तो 1,500 माइनस 45, ये 1455 जो डॉलर है $1,455 की एक्चुअली आपने उसको पेमेंट करी। तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, अगर करनी हो तो अकाउंट्स पेबल 1,500 से डेबिट करेंगे, क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है तो आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है। जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया, बैंक के थ्रू आपने पेमेंट करी तो 1,455 की आपने पेमेंट कर दी और इसके साथ आपको डिस्काउंट कितना मिला, कैश डिस्काउंट बाय चेक पेमेंट करी है। तो सही है, बैंक को हमने सही क्रेडिट करा। और क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से, 45 से। तो ये जर्नल एंट्रीज आप इनको पास करें ना करें, लेकिन ये आपको पता ज़रूर होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि अनलेस you are clear about them कि how to prepare the journal entries, what accounts are going to be debited and what accounts are going to be credited. So in the absence of such, I mean to say, knowledge, you won't be able to prepare the ledger accounts which you are required to prepare in this question. जैसे कि इसने कहा है कि प्रीपेयर द अकाउंट ऑफ एडम इन द लेजर ऑफ नॉर। नॉर की किताबों के अंदर एडम का अकाउंट बनाना है। अब ज़िंदगी आसान है, आपके पास 1,500 का क्रेडिट बैलेंस था जो नॉर को पे करना था, तो ये क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा और क्रेडिट साइड पर आने के बाद में बाकी एंट्रीज़ मैंने आपको बता दी हैं करके, बस सिर्फ पोस्टिंग रह गई है। ये 1 अप्रैल को बैलेंस बीटी, और ये एडम का जो अकाउंट है एक्चुअली ये परचेजेस लेजर अकाउंट है। कौन सा है ये, परचेसेस लेजर अकाउंट जो है जो बनता है, इसी को असल में अकाउंट्स पेएबल भी कहते हैं कि अकाउंट्स पेएबल, या जैसे इन्होंने यहाँ नाम लिख दिया तो ये नाम भी लिख सकते हैं इसको, परचेजेस लेजर ब्रैकेट में एडम लिख दें, एडम अकाउंट लिख दें, अकाउंट्स पेएबल एडम लिख दें। तो एक्चुअली ये एडम का अकाउंट है और इसकी जो प्रॉपर नाम है इस लेजर का, इसे परचेजेस लेजर कहते हैं। तो आप ये जहन में रखिएगा आपने कि एडम का अकाउंट बना रहे हैं, ये परचेजेस लेजर है। तो पहली एंट्री तो आपकी ये उठा के आपने जो बैलेंस उसने 1,500 दिया हुआ था
इसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, ये 1500 देख रहे हैं आप ये। उसके बाद फिर बाकी एंट्रीज़ हैं, डेबिट क्रेडिट। आपको पता है पहली एंट्री में आपने अकाउंट्स पेएबल को, परचेजेस को डेबिट करके अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट किया था एडम के। तो एक्चुअली देखें एडम का अकाउंट्स पेएबल है, ये क्रेडिट हो गया 960, मैंने आपको करके बताया है। अकाउंट्स पेएबल को डेबिट करके परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट किया था, तो एडम का अकाउंट डेबिट हो गया। देखें ये डेबिट साइड है आपकी और ये क्रेडिट साइड है, लेजर आपको आता है। तो परचेजेस रिटर्न का हवाला देके ये $80 और बैंक के थ्रू पेमेंट आपने। फिर उसके बाद अकाउंट्स पेएबल को हमने $1500 से हमने क्या करा था, डेबिट किया था। 1455 चेक के थ्रू पेमेंट करी थी और डिस्काउंट रिसीव्ड जो था वो 45 था। तो ये आपने डेबिट एंड क्रेडिट 3 एंट्रीज थी और तीनों आपने यहाँ पोस्ट कर दी। इसका आप टोटल करें तो क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है 2460 से, तो जो बैलेंस है इन तीनों को अगर आप प्लस करें तो 80 के बाद 1455 और 45, इसको प्लस करें 1580 बनता है। 1580 क्रेडिट साइड पर है और सॉरी डेबिट साइड पर है और क्रेडिट पर है 2460। तो ये बैलेंस जो है 880, ये बैलेंस सीडी बन गया। और लाइबिलिटी का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पर आता है सीडी, और फिर अगले महीने की पहली तारीख को वो फिर क्रेडिट साइड के ऊपर, जैसे मई 1 को ये क्रेडिट साइड पे 880 का बैलेंस आ गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन था लेजर पोस्टिंग आपकी थी, बहुत आसान था। अगर एंट्रीज़ का कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इत्मीनान से इसको कर लेंगे। उसके बाद आगे देखें क्या कहता है, नेम द बुक ऑफ प्राइम ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन्स ऑन 9 अप्रैल वुड बी रिकॉर्डेड बाय नोट। तो 9 अप्रैल को क्या हुआ था, 9 अप्रैल को हमने माल खरीदा था। जब भी क्रेडिट माल खरीदते हैं तो परचेजेस जर्नल बुक है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री के ऊपर मेरा अगर आप जाके प्लेलिस्ट में कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसके प्लेलिस्ट के अंदर जो MCQs मैंने कराए हैं मई जून 2020 के, उनमें आप जाकर देखें तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री पे पूरा मैंने बहुत डिटेल्ड से एक लेक्चर है जिसके ऊपर सब मैंने MCQs करते हुए मैंने समझाया है। यहाँ MCQs आप देखिएगा, जहाँ ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री की बात करें, ओरिजिनल एंट्री की बात करें, उसके ऊपर पूरा डिटेल्ड से अगर आप वो देख लेंगे तो ये सब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहाँ पर करना है। तो ये जब अभी आपको रिपीट करने के लिए कि जब भी क्रेडिट परचेजेस हम करेंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग परचेजेस जर्नल के अंदर हम करते हैं। तो ये परचेजेस जर्नल इसका जवाब हो गया। डॉक्यूमेंट दैट एडम वुड सेंड टू नॉर ऑन 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को क्या हुआ था कि माल हमने वापस किया था। जब माल वापस किया था तो एडम क्या करेगा, एडम क्या एंट्री अपने पास का करेगा कि वो करेगा कि सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देगा, क्योंकि उसके पास बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। तो सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट नॉर का, तो नॉर अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा। तो जब भी माल आप वापस करते हैं तो आपका जो सप्लायर है वो आपको जो नोट भेजता है उसे क्रेडिट नोट कहते हैं, क्योंकि वो बताता है कि उसने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो इसलिए क्रेडिट नोट हो जाएगा ये। और तीसरा, नोर पेड बाय चेक, आगे क्या कहता है वो देख लेते हैं। डिवीज़न ऑफ नॉर्स लेजर इन विच द अकाउंट ऑफ एडम वुड बी केप्ट, के नॉर्स के जो लेजर हैं उसमें कौन सा डिवीज़न है जहाँ पर ये एडम का अकाउंट जो है रखा जाएगा। तो जैसे मैं बता के आ रहा हूँ, ये परचेजेस लेजर होता है। तो परचेजेस लेजर जब आप बनाते हैं तो एक्चुअली वो आपका जो सप्लायर है उसके अकाउंट्स को वहाँ मेंटेन करते हैं। तो ये 3 आंसर आपके पास ये आ गए, परचेजेस जर्नल, इसको डे बुक, क्रेडिट नोट और परचेजेस। तो लेजर कौन सा होगा, लेजर के अंदर जो अकाउंट होगा वो परचेजेस का, यानी परचेजेस लेजर की हम बात कर रहे हैं। ये आपके पास ये वाली चीज़ें आ गई, क्योंकि लेजर तो देखें उसने दिया हुआ है इसलिए परचेजेस लेजर आ जाएगा। जो अकाउंट है वो परचेजेस होगा लेजर में। स्टेट वन रीज़न वाई एडम वुड अलाउ फॉर, किसी रिक्वायरमेंट है कि क्यों ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट देगा। तो ट्रेड डिस्काउंट जैसा कि मैं बता के आ रहा हूँ कि बल्क में परचेजेस होती है, जब बल्क में किसी को माल बेच रहे होते हैं तो उसे इंसेंटिवाइज़ करने के लिए, ताकि वो दोबारा पलट कर आपके पास आए, तो उसको फिर हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। बिज़नेस टू बिज़नेस भी ये होता है कि एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस को दे रहे होते हैं ताकि उनको बेनिफिट हो, उनको बेनिफिट होगा तो फिर आपको बेनिफिट होगा, आपका माल ज़्यादा बिकेगा। तो सेल्स बढ़ाने के लिए भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है ताकि आपकी सेल्स बढ़े, लोग आ जाएं। कैश डिस्काउंट का पर्पज़ ये है कि अगर टाइमली पेमेंट हो रही है या जो भी क्रेडिट टर्म जो आपने रखी है, तय करिए कि इतने पीरियड में पेमेंट हो जानी चाहिए, अगर उतनी पीरियड में पेमेंट हो रही है तो फिर आप कैश डिस्काउंट देते हैं। और इसलिए देते हैं ताकि आपके पास फ़ंड जो आना है वो जल्दी आ जाए और आप उसको कहीं और इस्तेमाल कर सकें।
तो ये बेसिक पर्पस होते हैं इन दोनों के। इनकरेजेस परचेजेस इन बल्क टू इनकरेज रेगुलर कस्टमर कि वो आपके कस्टमर बने। अलाउड टू बिजनेस इन सेम ट्रेड कि एक ही ट्रेड में जो काम कर रहे हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, तो वो उसने दे दिया जो ज़्यादा मकदार में होता है। टू इनेबल अनदर ट्रेडर टू मेक ए प्रॉफिट कि वो प्रॉफिट बनाए, अपना प्रॉफिट बनाएगा तो इसका भी प्रॉफिट बनेगा, वो इसके पास और आएगा, इसका माल बिकेगा। और कैश क्या होता है? इनकरेज स्विफ्ट पेमेंट के फौरी तौर पर पेमेंट अगर हो रही है तो एक फ़ायदा ये होगा, इनकरेज पेमेंट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ क्रेडिट के जो भी क्रेडिट का टाइम पीरियड रखा था उसमें अगर पेमेंट हो रही है तो फिर हम कैश डिस्काउंट देंगे, डेफिनेटली हमारे पास फंड जल्दी आ जाएगा। टू इनकरेज पेमेंट बाय ड्यू डेट कि ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट हो जाए। तो ये आपके पास की रिक्वायरमेंट भी आपने कर ली। अब हम आते हैं आगे की तरफ। आगे कहता है 30 अप्रैल 2017 नॉर रिसीव्ड द फॉलोइंग बैंक स्टेटमेंट। नॉर को ये बैंक स्टेटमेंट जो है मिला है। तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर देखें इस तरीके का डेबिट है और क्रेडिट है और बैलेंस है कि बैलेंस दिया हुआ है। क्रेडिट का मकसद क्या हुआ, याद रखिएगा कि जब भी बैंक स्टेटमेंट आपको मिले, बैंक स्टेटमेंट क्या होता है पहले थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं कि अगर आपने कभी बैंक के अंदर अकाउंट खोला हो तो आप क्या करेंगे, आप एंट्री क्या पास करेंगे अपने पास, या एंट्री क्या होगी कि बैंक को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश आपने बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, ये आपका अकाउंट है। पर्सनल लेवल पे भी बिज़नेस को भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए और सिंपल समझते हैं कि क्या होगा। बैंक वाला क्या करेगा, जब बैंक, इसका मतलब है बैंक को तो आपने डेबिट किया ना, अगर अकाउंटिंग की ज़बान में हम बात करें तो आपने डेबिट, बैंक आपका बढ़ गया कि बैंक में आप ये कहेंगे कि बैंक में मेरा इतना पैसा पड़ा हुआ है। बैंक वाला क्या करेगा, बैंक वाला ये करेगा कि अगर आप थोड़ी देर के लिए आप अपनी अपनी टोपी, अपना जो कैप है उसको चेंज करें और अब आप बैंक के अकाउंटेंट बन जाएं थोड़ी देर के लिए, कि बैंक वाला बैठा हुआ है उसके पास आप कैश लेकर गए तो बैंक वाले के पास क्या आया, कैश आ गया। क्रेडिट वो किसको करेगा, डेबिट तो उसने कैश को कर दिया, क्रेडिट वो आपके अकाउंट को करेगा। वो आपका जो भी नाम है उस नाम के साथ अकाउंट खुला हुआ होगा और उसको वो क्रेडिट कर देगा। आपने तो बैंक को डेबिट किया था, बैंक ने आपके अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट करा। आपने एक चेक इशू करा किसी को, फ्रेंड को या किसी को आपने एक चेक लिख कर दे दिया। जब आपने चेक लिख कर दिया तो आपने क्या करा कि जो भी एक्सपेंस है, फ़र्ज़ करें फैमिली सपोर्ट के लिए या अपने दोस्त को एंटरटेनमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट की मद में आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया कि एंटरटेनमेंट डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो बैंक आपका कम हो गया, बैंक को आपने क्रेडिट किया। बैंक क्या करेगा, बैंक ये करेगा कि जो ये शख्स जिसको आपने दिया है, जब ये चेक लेकर जाएगा बैंक में और बैंक इसको पैसे देगा तो बैंक के पास से क्या हो रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैंक के पास से तो पैसे जा रहे हैं। तो बैंक क्या करेगा, कैश को क्रेडिट कर देगा। डेबिट किसको करेगा, डेबिट वो आपके अकाउंट को करेगा। आपने बैंक को क्रेडिट किया, बैंक ने आपको क्या करा, डेबिट करा। तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, आपको समझाने के लिए मैंने समझाया कि ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब आप कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में एक बैंक कॉलम होता है, बैंक कॉलम के अंदर जो आपकी डेबिट साइड है वो बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड से मैच होनी चाहिए और जो आपकी क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से मैच होनी चाहिए। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, इसको जहन के अंदर बैठा लें और बार बार रिपीट करें कि आपका जो बैंक का लेजर है और जो बैंक स्टेटमेंट आया हुआ है, इन दोनों का रिलेशनशिप इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स का मकसद क्या है कि डेबिट, जब हम बैंक को डेबिट करेंगे तो बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा और जब हम क्रेडिट करेंगे बैंक को तो बैंक हमारे अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। ये आप जहन के अंदर रखें और उसके बाद स्टोरी हम देखते हैं क्या हुआ। तो बैंक जो है क्रेडिट साइड के ऊपर बता रहा है कि ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से बैंक में आपकी रकम बढ़ी है और फिर ये वो चीज़ें हैं, डेबिट का मकसद है कि बैंक में इन चीज़ों की वजह से आपकी रकम कम हुई है। क्या हुआ है, रेंट रिसीव के रेंट रिसीव हुआ तो उसकी वजह से कोई बैंक के अंदर पैसे जमा कराए गए तो आपका अकाउंट में पैसे बढ़ गए। XYZ सप्लाईज लिमिटेड को पेमेंट हुई है तो इससे आपका अकाउंट कम हो गया। रेपियर कंपनी को पेमेंट आपने करी, आपका अकाउंट कम हो गया। कैश सेल्स बैंक है, जो कैश सेल्स हुई थी उसको बैंक में आपने जमा कराया, आपकी रकम बढ़ गई। कमीशन जो था वो मिला तो उसकी वजह से आपकी रकम बैंक में बढ़ गई। यूटिलिटीज़, DT का मकसद है डायरेक्ट डेबिट के बैंक ने आपके अकाउंट को डायरेक्ट डेबिट कर दिया आपके कहने पर। आपने बैंक को बताया होगा कि भाई अगर जब भी यूटिलिटीज़ की कोई पेमेंट आए तो आप इसे डायरेक्ट पेमेंट कर दिया करें और हमें बता दिया करें। तो डायरेक्ट डेबिट का मकसद है ऑन योर इंस्ट्रक्शंस बैंक ने डायरेक्ट आपको, डायरेक्ट जो है यूटिलिटीज़ को या जिसको आपने कहा उसको बैंक पेमेंट कर देगा, डायरेक्ट डेबिट। कैश विड्रॉल का मकसद है कि ये पैसे आपने निकलवाए और डिविडेंड का मकसद है कि ये पैसे आपको अपने शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं उस पर आपको मुनाफा मिला तो ये आपका अकाउंट के अंदर पैसे, आपका अकाउंट बढ़ गया, बैंक में आपका पैसा बढ़ गया। कहता है नॉर कंपेयर्ड द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक, नॉर ने कंपेयर करा
इस बैंक स्टेटमेंट को अपनी कैश बुक के साथ। कैश बुक है क्या जनाब? ब्रिंग द कैश बुक बैंक कॉलम ऑफ नॉर अप टू डेट, की जो कैश बुक जो दी हुई है इसको अप टू डेट कर दें। अप टू डेट का मकसद है ये मिसिंग है इसमें जो चीज़ें, वो चीज़ें जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर हमें पता चली जाके जो इसमें नहीं आ रही हैं, उसको कहता है कि इस पर रिकॉर्ड कर दें लाके। बैलेंस द कैश बुक को बैलेंस करें। ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मई 2017, और फिर 1 मई 2017 को उसका बैलेंस आगे लेकर आएँ। अच्छा, अब देखें क्या करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता कर आया कि ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है। अब थोड़ी देर के लिए अपनी जो डेबिट साइड ये आप देख रहे हैं, इसको हम मैच करते हैं बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड से। तो पहले तो बैलेंस पीटी, कि हमारा बैलेंस बता रहा है कि कैश बुक के बैंक कॉलम का, कि बैंक में $490 हमारे पड़े हुए हैं। बैंक स्टेटमेंट जो मिला हमारा, देखें डेबिट बैलेंस था, यहाँ क्रेडिट बैलेंस है। हो गया टाइप है कि वहाँ डेबिट है, हम ये कह रहे थे कि हमारे पैसे बैंक में है, और बैंक का क्रेडिट बैलेंस का मकसद भी यही है कि बैंक भी यही कहता है कि हमारे पैसे बैंक में है। अगर ये डेबिट बैलेंस हो जाता है तो इसका मकसद है बैंक के पैसे आप पर चाहिए। तो अभी ये दो चीज़ें तो मैच हो गई, तो आप इसको भी काट दें और इसको भी काट दें कि यहाँ तो इशू नहीं है। एक रेंट रिसीवेबल था $200 का, ये आपने जमा कराया था, और अभी हम देख कर आ रहे हैं कि रेंट रिसीवेबल जो है वो बैंक में $200 का जमा हो गया। तो ये सही हो गया, इसमें कोई इशू नहीं है, इसको काट दें। अभी हम डेबिट को क्रेडिट से मैच कर रहे हैं। एक $640 की हमने कैश सेल्स जमा कराई थी, तो ये कैश सेल $640 की जमा हो गई हैं, इसको भी काट देते हैं हम उठा के, ये भी मैच हो गया। आगे आते हैं, एक और कैश सेल्स थी $510 की। ये $510 की जो सेल्स है, इसको मैं राउंड करता हूँ क्योंकि ये यहाँ जमा नहीं हुई। हमने तो जमा कराई थी, लेकिन देखें ये क्रेडिट साइड पे कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो ये एक आइटम हमें कैश बुक में ऐसा मिला कि जो हमारे पास तो रिकॉर्ड है लेकिन बैंक के पास रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसी चीज़ें फिर बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए हम इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता दो चीज़ें और हैं जो बैंक स्टेटमेंट ने हमें बताई, लेकिन वो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। बैंक स्टेटमेंट हमें बताता है कि $250 का एक कमीशन है जो हमें मिला, और किसी ने हमारे अकाउंट में जमा करा दिया। कमीशन की वजह से $250 का एक डिविडेंड है कि शेयर्स के ऊपर जो मुनाफा मिला वो भी हमारे अकाउंट में जमा हो गया। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कैश बुक में जमा होनी बाकी हैं। जमा होने का मकसद क्या है कि इनको हम डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे। 250 और 15 को डेबिट साइड पर कैसे लिखेंगे, साथ के साथ इसको कर भी लेते हैं, अपडेट करते हैं। देखिए $250 और $15 देख रहे हैं, ये कैश बुक को अपडेटेड कैश बुक हम बना रहे हैं। अपडेटेड कैश बुक जब बनाएंगे तो वो जो दिया हुआ था पूरा सवाल वो वैसे ही लिख दीजिएगा, उसमें कोई चेंज नहीं कीजिएगा। तो कैश बुक पूरी की पूरी उतार लें, क्योंकि अप टू डेट करना है। तो अप टू डेट करने में डेबिट साइड पर सिर्फ दो चीज़ें हैं जो डेबिट साइड के ऊपर आएंगी, बाकी तो अभी हमने मैच कर लिया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय कमीशन और डिविडेंड के, और इन दोनों को क्योंकि ये क्रेडिट साइड पर हैं बैंक स्टेटमेंट के, तो इसलिए जब हम अपनी कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे तो उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। देखें ये मैंने रिकॉर्ड कर ली 30 तारीख को, क्योंकि अप्रैल 30 को जो है बैंक स्टेटमेंट आपको मिला है, तो ये आ गया आपके पास अप्रैल 25। और क्योंकि आप 30 को अपडेट कर रहे हैं, जिस तारीख को मिला है तो उस तारीख की आपने डेट डाली, और ये आपने दोनों एंट्रीज जो हैं ये रिकॉर्ड करने की। यहाँ तक बहुत आसान है। उसके बाद आ जाएं फिर हम डेबिट साइड क्रेडिट साइड की तरफ आते हैं, या अपनी कैश बुक की तरफ आते हैं। कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है उसको मैच करेंगे डेबिट से। तो XYZ को हमने $450 का चेक दिया था। हम देखते हैं क्या वो चेक बैंक पहुंचा, बिल्कुल पहुंचा, इसको भी आप काट दें। वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को हमने $325 की पेमेंट करी थी, क्या यहाँ पर है? तो वेस्ट की कोई पेमेंट नहीं आ रही है। देख रहे हैं वेस्ट की कोई पेमेंट नहीं है। तो ये वो चेक हैं जो अनप्रेजेंटेड है, कि हमने इशू तो कर दिया है चेक, लेकिन अभी तक ये बैंक नहीं पहुंचा। तो इसको आप राउंड कर दें। राउंड करने का मकसद ये है कि जो वो एंट्री है जो बैंक स्टेटमेंट में अभी रिकॉर्ड नहीं हुई है। रेपियर कंपनी को हमने पेमेंट करी $175 की, क्या बैंक के अंदर ये हुई? डेबिट साइड पे यस हुई, इसको भी काट दें आप, क्योंकि ये मैच हो गया। जो मैच हो गया उसको आप काट दें, उसका लेना देना कुछ नहीं है। उसके बाद कैश विड्रॉ करा आपने $90 से, क्या हुआ? तो देखें यहाँ पर बिल्कुल हुआ $90 से, इसको भी काट दें। इसके अलावा एक चीज़ और हुई है
कि $1455 की एडम को हमने पेमेंट की, लेकिन वो अभी तक देख रहे होंगे आप कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये पेमेंट नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है एक पेमेंट, दो पेमेंट्स ऐसी हैं जो हमने करी। तो हमारी कैश बुक में तीन एंट्रीज हमें मिली कि जो बेसिकली हमारे पास तो रिकॉर्ड हैं लेकिन बैंक के पास रिकॉर्ड नहीं है। एक $325 की, एक $1455 की। ये दो पेमेंट्स हैं। ये जो पेमेंट्स हुई हैं इसे अनप्रेजेंटेड चेक्स भी कहते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मकसद है कि वो चेक्स जो हमने तो इशू कर दिए लेकिन वो अभी तक बैंक नहीं पहुंचे, तो बैंक स्टेटमेंट में के अंदर से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास से तो माइनस हैं। बैंक में आज नहीं पहुंचे, कल पहुंच जाएंगे, तो वहाँ से भी इनको माइनस ही होना है, जो अभी माइनस नहीं हुए हैं, यानी वहाँ पर डेबिट नहीं हुए हैं। हमने तो क्रेडिट कर दिया है लेकिन बैंक ने अभी तक इनको डेबिट नहीं करा है। इसी तरीके से एक एंट्री हमें और मिली कैश बुक के अंदर, वो $510 की एंट्री थी जो कैश सेल्स है, हमने बैंक में जमा कराया लेकिन अभी तक ये बैंक ने अपने रिकॉर्ड में अपडेट नहीं कराया। इसकी वजह हो सकती है कि बैंक, हो सकता है जिस दिन ये बैंक स्टेटमेंट बन रहा हो, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये अप्रैल 30 को हमने जमा कराए हैं, तो उस वक्त तक हो सकता है कि इनका कट ऑफ हो गया हो, कि बैंक ने स्टेटमेंट तो बना लिया लेकिन अभी तक उसके पास ये रिकॉर्ड में शो नहीं हो रहा है। आल्दो ये इट हैज़ बिन डिपॉजिटेड इन द बैंक, के बैंक में ये जमा है, तो नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, तो ये बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए हम बैंक में जमा कर देंगे, यानी उसको क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमें तीन एंट्रीज़ मिली। ये दो एंट्रीज़ तो मिली थी हमें, अब इसके अलावा हमें एक एंट्री ये मिल रही है कि यूटिलिटीज़ को हमने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है, तो ये हमारी कैश बुक के अंदर नहीं आ रही है। और बल्कि सिर्फ एक ही एंट्री है $150 की, जो बैंक स्टेटमेंट हमें शो कर रहा है, हमारी कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। तो बैंक ने डेबिट किया है तो फिर हम क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे, और ये $150, ये देख रहे हैं आप $150, ये यूनाइटेड यूटिलिटीज़ की वजह से हमने क्रेडिट कर दिया। बाकी तो देखें, जब आप ये हल कर रहे हैं तो पूरी कैश बुक आपने वैसे ही रिकॉर्ड करी है। देखें, कैश बुक में कोई छेड़ाछाड़ी नहीं कीजिएगा। कैश बुक का बैंक कॉलम जैसे दिया हुआ था, ये सब एंट्रीज देखें 1455 और 510 तक दी हुई हैं, ये सवाल में ही दी हुई हैं आपको, तो इसमें तो कोई फनकारी नहीं करनी है आपको। ये देख रहे हैं 1450 और 5, ये दी हुई है कैश बुक, ऐसे ही उतार दें। जो अपडेट करनी है, वो तीन चीज़ें अपडेट करनी थी वो आपने कर दी। दो आपने इस साइड पर अपडेट करी, एक इस साइड पर करी, फिर आप इसका टोटल कर लें। अब जब क्रेडिट साइड का आप टोटल करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, क्रेडिट साइड का आपने टोटल किया तो 2645 आया। अब डेबिट साइड अब एक्चुअली आपकी कम हो गई, क्योंकि देंगे 490 प्लस 200 प्लस 640 और प्लस 510 और प्लस 250 और प्लस 15, ये मिला के बनते हैं 2105। ये डेबिट है, और क्रेडिट कितना है 2645। तो माइनस 2645 जब आप करेंगे तो 540, आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो बैलेंस टीडी आपका क्रेडिट साइड का अगर बैलेंस ज़्यादा है तो डेफिनेटली फिर डेबिट साइड के ऊपर बैलेंस टीडी आएगा, और अगले महीने के अंदर जाके फिर ये क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। और एक्चुअली द स्टोरी हैज़ बीन रिवर्स्ड, अब रिवर्स हो गई है कि जब आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ जाए, जैसे बैंक कॉलम कैश बुक का है, इसकी क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा हो गई और क्रेडिट साइड पर पेमेंट आती है, तो फिर इसका मकसद है कि बैंक में आपने पेमेंट ज़्यादा कर दी है और आपके पास पैसा कम है। तो इस कंडीशन को हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जब भी बैंक का, आपकी किताबों का क्रेडिट बैलेंस आ जाए और बैंक का अगर डेबिट बैलेंस हो, तो इसका मकसद है कि ये ओवरड्राफ्ट है। तो स्टोरी शुरू हुई थी कि बैंक में हमारा पैसा था, देख रहे हैं, ये स्टोरी शुरू हुई थी $490 से कि ये हमारे पास ये पैसे थे, और स्टार्ट हुई है स्टोरी $540 के कि बैंक का पैसा अब आप पर निकलता है। और ये आपने कैश बुक को इस तरीके से अपडेट कर दिया। कैश बुक को अपडेट करने के बाद क्या कहता है वो आपसे? कहता है प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एट 30 अप्रैल 2017 को बनाएं, और यहाँ से बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट $730 का क्रेडिट, कि बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट के बैंक स्टेटमेंट में $730 का क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ से शुरू करनी है आपको स्टोरी। तो ये देख रहे हैं, ये आपको बैंक स्टेटमेंट जो मिला था, इस बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी आप देखेंगे
तो बैंक स्टेटमेंट भी $730 के क्रेडिट बैलेंस पर ख़त्म हुआ है। देख रहे हैं ना, ये सवाल में ही आपको दिया हुआ है कि स्टार्ट तो 490 से हुआ था, लेकिन एंड कहाँ हो रहा है इसका, एंड हो रहा है $730 से। ये जो $730 हैं यहीं से, और क्रेडिट बैलेंस है स्टिल। अभी क्रेडिट बैलेंस का मकसद है, याद रखें, बैंक में जब भी क्रेडिट बैलेंस होगा आपका, तो इसका मकसद है आपका पैसा बैंक पर है। तो बैंक स्टेटमेंट शो करता है कि आपका पैसा बैंक पर है। यहाँ से शुरू हो रही है स्टोरी बनाना, तो हम शुरू कर देते हैं। अभी हमने कैश बुक के अंदर से 3 एंट्रीज़ आइडेंटिफाइड की हैं। उस 3 एंट्रीज़ में से एक तो कैश सेल्स थी जो हमने आइडेंटिफाई करी कि ये कैश सेल्स जो बैंक के अंदर हमने जमा कराई लेकिन जमा नहीं हुई। तो अगर जमा नहीं हुई तो आप जमा कर लें इसको, बैलेंस बैंक स्टेटमेंट है प्लस कर लें कैश सेल्स बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड, कि कैश सेल्स आपने बैंक कर दी, बैंक में जमा कराई लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये प्लस कर दें। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1240, 730 में 510 आप प्लस कर दें, देन यू गेट 1240। ये आपके पास आ गया 1240 आपके पास है। 2 चेक ऐसे थे जो मैंने आपको बताया है अभी कि you issued the check to your supplier, but the suppliers are, I mean to say, still outside the bank. They didn't go to the bank, so that's why these accounts are not appearing in the bank statement. So anyhow, आप क्या करेंगे कि आज ये लोग अगर नहीं पहुँचे हैं तो tomorrow they would be going to the bank. So definitely your account or your amount in the bank is going to be डिडक्टेड, वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो डिडक्ट होगा तो बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए इन दोनों अमाउंट्स को, अनप्रेजेंटेड चेक्स को आप माइनस कर दें, लेस कर दें इसमें अनप्रेजेंटेड चेक। वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी और एडम 2 चेक थे आपके, दोनों को प्लस करें, 1780 आता है। तो $1780 और $1240, $1240 आपके पास पड़ा हुआ है बैंक में, ये आपका पैसा है। आपने चेक इशू करे जब ये बैंक के अंदर पहुंचेंगे और ये ज़्यादा हैं, 1780 के हैं, तो 1780 में से आपने माइनस किया 1240 को, तो ये $540 जो है बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया। और बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो क्रेडिट है। अभी हम ऊपर कैश बुक को अपडेट कर आ रहे हैं आपके सामने, ये क्रेडिट बैलेंस है। मैंने आपको बताया था कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट को शो करता है। तो देखें, ये जब क्रेडिट बैलेंस से टाई बैक हो गया, ये ओवरड्राफ्ट को शो कर रहा है क्योंकि बैंक का पैसा एक्चुअली आप पर निकला है। तो ये क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आपके पास क्रेडिट बैलेंस था कैश बुक में, तो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो टाई बैक हो गया। तो दैट वाज द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इट्स वेरी इजी इफ़ यू नो द कंसेप्ट के हाउ टू मैच योर कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट, एंड यू नो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक statement and the cash book. If you have a debit balance, the bank will be having the credit balance. If you have credit balance, the bank will be having the debit balance. तो इनवर्स रिलेशनशिप मैचिंग कैसे करनी है, जो एंट्रीज नहीं आ रही हैं देन राउंड दैम सो दैट यू विल रिमेंबर कि यार इनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो ये ट्रीटमेंट आपने सीखी। उसके बाद आगे देखें क्या कहता है आपसे। Explain the abbreviation DD as used in the United Utilities payment on 25th अप्रैल को जो पेमेंट DD मैंने बताया डायरेक्ट डेबिट आपका होता है। डायरेक्ट डेबिट इज एन अरेंजमेंट विच इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम ए पर्सनस अकाउंट ऑन एग्रीड डेट्स, कि ये खुद आप इंस्ट्रक्शंस करते हैं बैंक को कि इन डेट्स के ऊपर ये पेमेंट वो कर दें, इसे डायरेक्ट डेबिट कहते हैं। तो आगे देखें कुछ कहता है नहीं कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया अपना, और होप आपकी समझ में आया होगा, कंसेप्ट्स आपके क्लियर किए होंगे, आपको ट्रेड डिस्काउंट की ट्रीटमेंट समझ में आई होगी, लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो दैट वाज द होल क्वेश्चन जो हमने करा। होप आपकी समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी हेल्प करें। तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, और इन द मेन टाइम मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।